अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों ये चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का। आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? क्यों अब्दुल्ला खान, आवाज़ आ रही है बेटे? अब्दुल्ला खान, आवाज़ आ रही है बेटे? बात करें। अहमद अनवर, लिसनिंग टू मी? आप सुन रहे हैं मुझे यस अहमद? सर। चलो, बोल भी लिया करें बच्चों, आप बोलते नहीं है, पता नहीं चलता आप हैं या नहीं है। कैमरे ऑन करवाऊं फिर आपके? चले ऐसे ठीक है। अच्छा जी, ये लेक्चर 4 है इसका चैप्टर का। इसमें सबसे पहले है अल्फा पार्टिकल के बारे में। आपको पहले भी ये बता चुका हूँ कि ये बेंड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दे है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होता है, यानी कोई भी एटम है उससे अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो ये क्या है? हीलियम। हीलियम एच ई होता है, आपको पता होगा, ये दूसरा एलिमेंट है एच ई। तो एटॉमिक मास ऊपर लिख दें। ये अल्फा पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं ये? अल्फा पार्टिकल। क्लियर? क्या होते हैं ये? अल्फा पार्टिकल इजेक्टेड एट हाई स्पीड, बड़ी स्पीड से निकल रहे होते हैं विद ए रेंज ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर इन एयर। हवा में कुछ सेंटीमीटर तक जाते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। ठीक है। They can be stopped by any ordinary sheet of thin aluminium foil। कोई भी एल्युमिनियम फाइल ले लें बारीक सी, ये रुक जाएंगे उस पर टकरा के। पीछे आपने पढ़ा था कि ये जो है जो हमारे पास पेपर है उससे भी नहीं गुजर सकते। पेपर शीट या पेपर है, इससे भी अल्फा पार्टिकल नहीं गुजर सकते। वो कल आपने लेक्चर में सुना था। ठीक है। तो यहाँ पे इसने एल्युमिनियम फाइल ली है। तो एल्युमिनियम फाइल वो जो पेपर के ऊपर ये सालन गर्म हो तो उसके ऊपर लगाते हैं एल्युमिनियम फाइल, ताकि वो हीट अंदर ही रहे। तो उसको कह रहा है, वो भी मोटी है पेपर से, मैं समझता हूँ। तो बहरहाल ये है कि ये एल्युमिनियम फाइल या पेपर में से नहीं गुजर सकते। अच्छा, इसके बाद है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स स्ट्रीम्स ऑफ हाई स्पीड एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। स्ट्रीम्स ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट एट वेरी स्पीड, बहुत मुख्तलिफ स्पीड से आ रही होती है, एज हाई एज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के करीब, स्पीड ऑफ लाइट से तो नहीं चल रहे लेकिन क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के करीब इनकी लाइट होती है बीटा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल कैन बी एबल टू पेनिट्रेट, ये जज़ब हो जाते हैं, सेवरल मिलीमीटर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अगर कुछ मिलीमीटर हो उसमें भी ये चले जाएंगे। ठीक है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद है गैमा रेज। क्या है? गैमा रेज। अब इसमें कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ बहुत कम है। शॉर्ट वेवलेंथ क्या है? इनकी वेवलेंथ बहुत कम है। देयर वेवलेंथ एंड एनर्जीज कैन बी वेरी। अब कहते हैं इनकी वेवलेंथ और एनर्जी तब्दील होती रहती है। क्या है? तब्दील होती रहती है। वेरी का मतलब होता है तब्दील, वो दूसरा वेरी नहीं है ये वाला। इसका मतलब तो आपको पता ही है। और ये वेरी है, ये वाला जो है वी ए वाई, वेरी का मतलब चेंज, तब्दीली, तब्दील होना। ठीक है। अच्छा जी, हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन कैन पेनिट्रेट एटलीस्ट
30 सेंटीमीटर ऑफ द लेड, 21 सेंटीमीटर मोटी लेड भी हो तो उससे नहीं गुजर जाती। कितनी? 30 सेंटीमीटर ऑफ द लेड। 30 सेंटीमीटर बड़ा ज़्यादा फासला है रेडिएशन के मुकाबले में। तो ये 30 सेंटीमीटर लेड से भी गुजर जाती है। और 2 किलोमीटर ऑफ एयर, हवा में ये 2 किलोमीटर तक जाती रहती है। कौन सी है ये? गैमा रेज। क्या है ये? गैमा रेज। क्लियर? तो गैमा रेज हवा में 2 किलोमीटर तक आगे ट्रेवल करती रहती हैं, फिर ये डाई आउट होती हैं, यानी ख़त्म होती हैं। और रास्ते में कोई ह्यूमन बॉडी है या कोई भी जिंदा चीज़ है उसको ये लाजमी नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है? क्लियर? अच्छा जी, यूनिट इसके क्या होते हैं? न्यूक्लियर रेडिएशन इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ रोएंटजन इक्विपमेंट मैन। इसको सारे लफ्ज मिला के रिम से जाहिर किया हुआ है। किससे जाहिर किया हुआ है? REM, रिम। ये R यहाँ से ले लिया है, E यहाँ से ले लिया और M यहाँ से ले लिया, तो रिम इसकी यूनिट है। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज पेशेंट शुड बी एक्सपोज। कहते हैं कि पेशेंट को जो हम लगाते हैं ना एक्सरेज, मतलब किसी की हड्डी टूटी हुई या कोई और मसला है, तो उसकी लिमिट कितनी होती है? 0.1 से लेकर 1 रिम तक होती है। कितनी होती है? 1 रिम। REM, रिम। इससे ज़्यादा अगर हो तो वो फिर कैंसर का बायस बन सकती है। क्या बन सकती है? कैंसर का बायस बन सकती है। ठीक है? तो क्योंकि बार बार बाज़ लोगों का 2 3 4 दफ़ा एक्सरेज कई लोगों का होता है चेक करने के लिए, लेकिन उसकी रेंज 1 रिम तक ही रखते हैं। क्योंकि अगर ये देखें, सेव लिमिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोज 5 रिम पर ईयर, ये यानी 5 रिम एक साल में सेव रहता है। यानी मतलब ये है कि अगर आप 5 रिम एक साल में लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा हो जाए एक साल में तो वो फिर क्या है कि उसमें जो बॉडी के सेल हैं या एटम हैं, ज़ाहिर है एटम भी तो है ना, सेल के बाद एटम आते हैं, तो उसको आयन बन जाएंगे और वो यानी अभी तो स्टेबल है ना, तो वो क्या बन जाएंगे? आयन बन जाएंगे। इसलिए कोशिश की जाती है कि एक्सरेज की जो रेंज है वो 0.1 से लेकर 1 रिम तक रखी जाए। ठीक है? क्योंकि हो सकता है किसी बंदे के 2 एक्सरे हों, 3 हों, बाज़ दफ़ा ज़्यादा भी होने का चांस है, अल्लाह माफ़ फरमाए। ठीक है? तो इसलिए 5 रिम तक एक साल में रेडिएशन नहीं जानी चाहिए। आपने देखा होगा जो एक्सरे करते हैं लोग, तो वो तो ज़ाहिर है उसी यानी कि कमरे में होते हैं जहाँ एक्सरे मशीन पड़ी हुई है, और वो चला के एक साइड पे हो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। मतलब बाहर से जाके बटन दबा के बंद कर देते हैं, मतलब जस्ट एक आधे सेकंड के लिए, चलो 2 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा एक्सपोज करें बंदे को तो बंदा जो है वो कैंसर वगैरह का बायस बन सकता है। वो खुद भी, क्योंकि रोज़ दर्जनों पेशेंट आते हैं, तो लिहाजा वो खुद भी एहतियात करते हैं कि उनमें रेडिएशन की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए, वो बाहर चले जाते हैं चला के, या बाहर से बटन रखा होता है बस ऑन करके ऑफ कर देते हैं, तो वो फ़ौरन जो है उसका इमेज जो है आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर बन जाता है। कहाँ बन जाता है? स्क्रीन के ऊपर उनका इमेज जो है बन जाता है। ठीक है? क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद आप देखें टाइप ऑफ रेडिएशन। 3 टाइप ऑफ रेडिएशन क्या है? ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गैमा है। अब इसके ऊपर क्या है कि चार्ज +1 होता है अल्फ़ा पे। मैंने पहले भी आपको बताया ये हीलियम न्यूक्लियस। क्या है ये? हीलियम न्यूक्लियस। वो बार बार इसे लिखो आपको याद हो जाए, और तो कोई मसला नहीं। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है? तो फिर इस पे बीटा पे माइनस चार्ज होता है, -1। क्या होता है?
-1 चार्ज इसके ऊपर होता है। क्लियर? अच्छा जी, और गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, यानी कम से कम ये पेनिट्रेट होता है, जज़ब होता है किसी चीज़ के अंदर या हवा में भी। मॉडरेट पेनिट्रेशन यानी नॉर्मल पेनिट्रेट होता है। ये इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये इस पे कोई चार्ज नहीं होता और ये दूर तक जाता है। ट्रांसम्यूट्स न्यूक्लियस, अब इसमें क्या है कि हीलियम न्यूक्लियस निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल हैं तो 4 इधर से ए से 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, और Z से भी 2 माइनस कर देंगे, N से भी 2 माइनस कर देंगे, ये दो दो कम होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इसमें आ जाए बीटा पार्टिकल में, मैंने बताया था कि एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है। इसमें चेंज होता है प्रोटॉन, और इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक Z जो है एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पैदा होगा और न्यूट्रॉन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन कम। मैंने कहा था आपको कि एक जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो किस में चेंज हो जाता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन में चेंज हुआ है इसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब एक न्यूट्रॉन कम हो गया, वो किस में चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, ठीक है, ये देखो। क्लियर? अच्छा जी, अब इधर आ जाए। कोई चार्ज नहीं है, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना एटॉमिक मास, यानी इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ना ही एटॉमिक नंबर पे और ना ही न्यूट्रॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स। हाफ लाइफ कैसे हम मेजर करते हैं? लेकिन जितने एलिमेंट हैं वो रेडिएशन खारिज करते हैं जो रेडियो एक्टिव है, वो जितने अरसे में आधे किसी और एलिमेंट में चेंज होते हैं उसको हाफ लाइफ कहते हैं। क्या है? जितने अरसे में हाफ किसी और एलिमेंट में चेंज होते हैं उसको क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम। रैंडम का मतलब बेतरतीब है। द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। देखें, एक बड़ा पीस है, फर्ज करें ये एक पीस पड़ा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ठीक है, और एक पीस ये पड़ा हुआ है, तो एक पहाड़ है किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, एक ही है सारे, यूरेनियम है चलो, या रेडियम है, जो भी है, यूरेनियम है चलो, ये भी। अब तीनों रेडिएशन एक ही जैसी खारिज करेंगे, तीनों की हाफ लाइफ एक ही होगी, क्योंकि ये जो है रेडिएशन कम खारिज करेगा, ये वाला जो है रेडिएशन उससे ज़्यादा खारिज करेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, चारों तरफ से खारिज होती हैं, ठीक है। अब ये पहाड़ है यूरेनियम का, क्योंकि ये एटम बहुत ज़्यादा है तो ये भी रेडिएशन सबसे ज़्यादा खारिज करेगा इन तीनों पीसेज में, ठीक है, बात समझ आ रही? तो जितने ज़्यादा एटम होंगे उतने ही रेट ऑफ डिके ज़्यादा होगा। और ये चलो इनकी हाफ लाइफ 10,000 साल है। कितनी है हाफ लाइफ का? मतलब 10,000 साल में 10,000 ईयर्स इट चेंजेस इनटू another element by emitting radiation, ठीक है। 10,000 साल के बाद ये आधे किसी और में तब्दील होगा, ये भी 10,000 साल लगाएगा, ये पहाड़ भी 10,000 साल लगाएगा। यूरेनियम का बहुत बड़ा जखीरा है, चलो, तो ये 10,000 साल लगाएंगे आधे किसी और एलिमेंट में तब्दील होने में, ठीक है। तो इसको हम इसकी क्या कहेंगे? जितनी देर में तब्दील हो रहे हैं इसको हम इसकी हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। बात समझ आई? प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज रैंडम, कहते हैं बेतरतीब है, ठीक है। अब यहाँ से कम रेडिएशन निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा, इसमें और भी ज़्यादा। अगर एक ही जैसी तरतीब होती रेडिएशन निकलने की तो इसकी हाफ लाइफ सबसे कम होती, इसकी इससे कम होती,
लेकिन वो जितने नंबर ऑफ एटम मौजूद है, अब वो पता नहीं कितने होते हैं। आपको पता है वो गॉर्डो लॉ के मुताबिक एक मोल में कितने एटम होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना। एक मोल क्या होता है? 1 मोल कितने एटम होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, एक मोल में इतने एटम होते हैं। और एक मोल कितना होता है आपको ये भी मालूम है कि उसका एटॉमिक मास है। वही यूरेनियम लेते हैं तो 92 आप ले लें ग्राम, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो है 92 है। तो वो एक मोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक मोल। और एक मोल में इतने एटम होंगे, ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आना चाहिए कि 92 ग्राम में इतने हैं। तो ये 92 ग्राम में ये बहुत बड़ा पीस है, ये तो पहाड़ है पूरा। तो लेकिन नंबर ऑफ रेडिएशन हर एक से मुख्तलिफ खारिज हो रही हैं, लेकिन हाफ लाइफ सबकी एक है। सबकी हाफ लाइफ क्या है? एक ही है। ये आधा 10,000 साल लेता है यूरेनियम किसी और एलिमेंट में तब्दील होने में। कितना लेता है? 10,000 ईयर्स लेगा, रेडिएशन खारिज होती रहेंगी। और आप इसको देखेंगे तो 10,000 साल लेगा ये किसी और एलिमेंट में तब्दील होने में। तो वही कह रहे हैं, जितना रेशो एटम की ज़्यादा होती है उतना ही रेडिएशन ज़्यादा खारिज होती है। क्या है? उतना ही रेडिएशन ज़्यादा खारिज होती है। अगर एटमों की तादाद कम है तो रेडिएशन कम खारिज होंगे। ठीक है, रेट ऑफ रेडिएटिव डिके इज प्रोपोर्शनल, यही बात मैं कर रहा हूँ, टू द नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई प्रेजेंट। अनस्टेबल वही एलिमेंट है जो रेडिएशन खारिज करते हैं, उनको अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं कि वो स्टेबल नहीं है। In this process, a constant friction of large number of unstable radioactive nuclei decay in a certain time. खास वक्त में ये जो है डिके होते हैं। सो द लाइफ टाइम ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज अनलिमिटेड। अनस्टेबल न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम जो है वो अनलिमिटेड है एंड इज डिफ़िकल्ट टू मेजर, और इसको मेजर करना मुश्किल है। We can get the idea about decay rates by the term half life। कहता है हम हाफ लाइफ से इसका आइडिया लेते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है? द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब है एक चीज खत्म हो जाए और दूसरे में तब्दील हो जाए, उसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। इज कॉल्ड half life of sample of radioactive element। ऐसा टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट। ठीक है, वो टाइम जिसमें आधा रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है, तब्दील होता है या तबाह होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब भी तब्दील होना ही ले लें चलो। आधा, हाफ ऑफ द अनस्टेबल एलिमेंट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट तब्दील होता है, इज कॉल्ड द हाफ लाइफ। इसको हम हाफ लाइफ ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर? यानी जितनी देर में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आधा किसी और एलिमेंट में चेंज होता है, इसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। क्या कहेंगे? हाफ लाइफ। यानी आधा चेंज हो रहा है जितनी देर में। मैंने अभी आपको बताया था कि यूरेनियम की हाफ लाइफ 10,000 ईयर है, और भी बहुत सारी हैं, अभी तो अगर डिस्कशन में आना है। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एवरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ। कहता है हर रेडियोएक्टिव एलिमेंट की अपनी ही खास हाफ लाइफ होती है। अच्छा, जैसे रेडॉन 226, इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना है? 226 है रेडॉन का। हैज हाफ लाइफ 1620 ईयर्स, 1620 साल है। यानी 1620 साल के बाद ये आधा किसी और एलिमेंट में चेंज होगा। ठीक है, which mean that half of the 226 sample will convert to other element by the end of 1620 ईयर्स। यानी 1620 साल के बाद वो आधा किसी और एलिमेंट में तब्दील होगा।
इन द नेक्स्ट, अब अगला 1620 साल मजीद गुजर जाएंगे तो बाकी जो आधा बच गया, मसलन पहले एलिमेंट थे 100 एटम थे, तो पहली हाफ लाइफ गुजरी है तो कितने बच गए? 50। कितने साल के बाद? 1620 साल के बाद। ठीक है, समझ आया? फिर 1620 साल और गुजर गए, वो किसी और एलिमेंट में खुद ब खुद कुदरती तौर पर तब्दील होता जाएगा, तो फिर ये कितने रह जाएंगे? 25। ठीक है, समझ आया? इस तरह आगे चलते जाएंगे हम इसको, जितनी हाफ लाइफ आप देखना चाहते हैं वो आपकी आती जाएंगी। क्लियर? हाफ लाइफ ऑफ रिमेनिंग रेडॉन विल डिके लिविंग ओनली 1/4 ऑफ द। अब ये देखें, इसके बाद ये 25 बच गए, तो कितने बच गए इसके? 1/4 ही बच गया ना, चौथा हिस्सा बच गया, 1/4 हिस्सा बच गया, बाकी 1/4 क्या? लिविंग 1/4 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम। अब सिर्फ 25 एटम बच जाएंगे रेडियम के। पहले कितने थे? 100 एटम था 1620 साल पहले, एक हाफ लाइफ गुजरी है तो 50 हो गए। फिर अगले 1620 दूसरी हाफ लाइफ क्या है? दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड्स, एन ओरिजिनल एटम है। ठीक है, तो पहली हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ, मतलब आपने आधे कर दिए, आधा हाफ लाइफ, हाफ से एन को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो कितने बनेंगे? ये हमारे पास पहली हाफ लाइफ आ गई। ठीक है, 1620 साल के बाद आधे हो गए। कितने हो गए? आधे। फिर 1620 साल 3240 साल हो गए। फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें। क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें। फिर 1/4 को 2 से डिवाइड कर दें, मज़ीद 1620 साल गुजर गए, तो वो उसकी तादाद कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो ये ग्राफ ऐसे हमारे पास एक लाइन जो है ना नीचे की तरफ आएगी ऐसे। ठीक है, जाती हुई। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। जी बच्चों, कुछ पूछना है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।